सूरजपुर नामक एक छोटा सा गांव था, जहां चिलचिलाती धूप और गर्म लू के थपेड़े दिन ब दिन तेज होती जा रही थीं। सभी लोग अपने मेहनत से खेती करके अपना गुजारा करते थे, मगर इस साल की शुरुआती की गर्मी इतनी तेज थी कि मानो जान ही ले लेगी। दूर दूर तक पानी का नामो निशान नहीं था। लोग जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकल रहे थे। गांव के बीचों बीच एक पुरानी चाय की दुकान थी। यहाँ पर बूढ़े बुजुर्ग और कुछ कामगार सुबह शाम इकट्ठा हो जाते थे। लेकिन आजकल गर्मी इतनी भीषण थी कि दुकान के आगे वाली बेंच भी खाली पड़ी थी। चाय की दुकान के मालिक राम स्वरूप, जिनको सब काका कहते थे, उनका चेहरा पसीने से लथपथ था। काका को गर्मी का बहुत अनुभव था, लेकिन इतनी भयंकर लू उन्होंने बहुत कम ही देखा था। हे भगवान, आज तो सूर्यदेव आग उगल रहे हैं। लगता है जैसे आसमान से अंगारे बरस रहे हैं। पानी पी पी कर जीवन का गुजर हो रहा है। अब की बार तो गर्मी इतनी पड़ रही है कि जैसे जान ही चली जाए। हाँ काका, आप सच कह रहे हो। पिछले कई बरस में मैंने इतनी गर्मी नहीं झेली। सब तरफ त्राही त्राही मची है। गांव के कुएं भी सूख गए हैं। जो थोड़ा बहुत पानी है वो गंदा हो चुका है। जो भी पानी बचा है वह भी पीने लायक नहीं है। उसी वक्त वहाँ से एक नंदू नाम का आदमी वहाँ से गुजरता है। उसके चेहरे पर परेशानी की लकीरें थीं, पर आंखों में उम्मीद की चमक। वो काका से हाथ जोड़कर अभिवादन करता है। प्रणाम काका, क्या एक गिलास ठंडा पानी मिल जाएगा क्या? बहुत जोर की प्यास लगी है। प्यास के मारे जान जा रही है। काका तुरंत पास पड़े घड़े में हाथ डालते हैं और आधा गिलास पानी निकालते हैं और नंदू को दे देते हैं। नंदू जल्दी जल्दी पानी पीता है, मानो हलक सूख गया हो। धन्यवाद काका, गर्मी ने जान निकाल रखी है। इतनी गर्मी में भी काम करना पड़ रहा है। पेट के लिए कुछ तो कमाना ही पड़ेगा। बिल्कुल बेटा, पेट तो हर हाल में पालना ही है। पर सुन रहा हूँ कि तुम्हारे मोहल्ले में भी पानी का बड़ा संकट हो गया है। जी काका, 2 दिन से नल में पानी नहीं आ रहा है। पानी का स्रोत नीचे चला गया है। सभी लोग परेशान हैं और मैं जो भी पानी बचा कर रखा था वो भी लगभग खत्म हो चुका है। दिन में मजदूरी करके आता हूँ तो घर में पानी की दिक्कत देखकर दिल टूट जाता है और बिजली भी दिन भर गुल रहती है। पंखा भी नहीं चलता। हाँ बेटा, बहुत बुरा हाल है, लेकिन बेटे तुम चिंता मत करो। सरकार कोई ना कोई योजना निकालेगी। जैसे सूखा राहत, पानी का टैंकर और राशन का इंतजाम करने का वादा कर रही है। और सुनने में आया है कि गांव का एकमात्र सरकारी ट्यूबवेल भी सूखने की कगार पर है। हाँ, सुना तो मैंने भी है। पर सरकार हर बार वादा तो बहुत कुछ करती है, मगर हम गरीबों तक कुछ नहीं पहुँचता। सिर्फ सभी बड़े बड़े वादे करते हैं। इतनी गर्मी है, पता नहीं आगे क्या होगा। नहीं नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। अब की बार मोदी की सरकार है, वह सारा वादा पूरी करेगी। हमें कुछ ना कुछ राहत मिलेगी। चाचा जी, अगर हम सरकार के भरोसे रहेंगे तो पानी और भोजन के लिए मर जाएंगे। हमें अपने ऊपर भरोसा रखना होगा। हमें अपना कर्तव्य को पूरा करना होगा। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे और सरकार के भरोसे रह जाएंगे तो यह अच्छी बात नहीं है। हाँ बेटा, तुम सही कह रहे हो। इसीलिए बोला जाता है कि पानी का इस्तेमाल सोच समझ कर करो। फालतू का पानी मत बर्बाद करो। खैर, मैं तो यही कहूँगा कि हौसला रखो। ये बुरा समय है, यह भी बीत जाए। ठीक है काका, अब मैं चलता हूँ। घर पर रोटी और पानी का भी इंतजाम करना होगा। नंदू वहाँ से चला जाता है। गर्मी इतनी थी कि हवाओं का झोंका उसके चेहरे को झुलसा देता है। वह तेज कदमों से अपने घर की ओर बढ़ता है। नंदू का छोटा सा घर में नंदू की पत्नी रेखा उसकी इंतजार कर रही थी। उसका एक बीमार बेटा राजू खाट पर सोया हुआ था। नंदू घर के अंदर आता है तो वह पसीने से भीगा हुआ था। आ गए जी, क्या हुआ? बहुत देर लगा दी आने में। सब ठीक तो है ना? हाँ रेखा, बस चाय के लिए काका की दुकान पर रुक गया था। वहाँ भी गर्मी की ही चर्चा हो रही थी। सबसे पहले तुम मुझे एक गिलास पानी दो, प्यास के मारे जान जा रही है। पानी कहाँ से दूं जी? नल सूखा पड़ा है। पास वाले कुएं में भी पानी नहीं है। सुबह की बची हुई एक बोतल पानी थी, वह भी राजू को पिला दी। हमारे पास अब थोड़ा भी पानी नहीं बचा। और तो और राजू को भी जोर का बुखार हो गया था। मैं डॉक्टर को बुलाकर दवा ली हूँ, तब उसका बुखार कम हुआ है। नंदू सिर पकड़ लेता है। हालात की बेबसी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी, लेकिन वह कुछ कर भी नहीं पा रहा था। इतनी गर्मी, ऊपर से गरीबी उसे तोड़ दी थी। वह दुखी मन से रेखा से बोलता है, ठीक है रेखा, मैं देखता हूँ, कहीं से पानी की व्यवस्था करता हूँ। आज मजदूरी में कम पैसा मिला है और तो और काम भी कम है। लोग भी धूप की वजह से काम नहीं करवा रहे हैं।
कल जाकर देखूंगा कि किसी टैंकर से पानी खरीद कर लाऊंगा। सुन रही हूँ कि शहर से आने वाला पानी का टैंकर बीच में ही रोक दिया गया है। कुछ ठाकुर लोग टैंकर लाकर ऊंचे दामों में बेच रहे हैं। इतने महंगे पानी को हम कब तक खरीदेंगे, कुछ समझ नहीं आता। हमें कोई दूसरा रास्ता निकालना होगा। कोई बात नहीं, हम मिलकर कोई रास्ता निकाल लेंगे। तुम पहले आराम कर लो, बहुत थक गए होंगे। नंदू निराश होकर पास पड़ी खाट पर बैठ जाता है। तभी उसका बेटा राजू उससे कहता है, पापा पापा मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है, मेरा गला सूख रहा है, मुझे पानी दे दो। नंदू का दिल पसीज जाता है। वह दुखी मन से अपने बेटा से बोलता है, बेटा थोड़ी देर सहन कर ले, मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। पर उसे खुद भी नहीं मालूम कि पानी वह कहाँ से लाएगा। उस पर गरीबी और कर्ज और गर्मी तीनों का कहर टूट पड़ा था। वह बिना आराम किए पानी के तलाश में चला जाता है। गांव का एक चौराहा था जहां लोग कभी चहल पहल में जुटे रहते थे, लेकिन अब दोपहर में सड़कें सुनसान थीं। उसी गांव में ठाकुर रमेश सिंह रहता था। गांव का सबसे अमीर व्यक्ति था और गांव में दबदबा बनाकर रहता था। उसके बारे में तरह तरह की चर्चाएं थीं कि वो कभी कभी लोगों की मदद करता था, मगर ज्यादातर वह लोगों पर रौब जताता था और अपना स्वार्थ साधता था। उसी के साथ उसका खास आदमी कल्लू उसके साथ रहता था। वह हेरा फेरी, बेईमानी और मुनाफाखोरी में उसका नाम पहले था। वह अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकता था। अरे कल्लू, इतनी धूप में क्यों खड़े हो भाई? ठाकुर साहब बस आपका ही इंतजार कर रहा था। सुना है कि पानी की बड़ी दिक्कत चल रही है। मैं सोच रहा था किसी तरह टैंकर का इंतजाम करके कुछ पैसा कमाया जाए। हाँ, ये गर्मी तो बहुत लंबी चलने वाली है। मैंने भी शहर से बात की है। कुछ सरकारी सप्लाई रुक गई है और कुछ हम इधर उधर करा रहे हैं। अगर तुम चाहो तो मेरे जानने वाले से टैंकर बुलवा कर पानी बेच सकते हो। थोड़ा मुनाफा हमारा, थोड़ा तुम्हारा। जी ठाकुर साहब, मैं तो तैयार हूँ, बस आप इशारा कीजिए। तुम चिंता मत करो, शाम को मेरे घर आना, तब तक मैं सारा जुगाड़ कर दूंगा। दोनों एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराते हैं, जैसे कोई गोपनीय सौदा तय हो गया हो। कालू चल देता है। इधर नंदू एक टूटी फूटी बाल्टी लिए गांव के पार स्थित एक पुराने तालाब की ओर बढ़ रहा था, जहां शायद थोड़ी बहुत पानी की संभावना बची थी। तालाब तक पहुंचते पहुंचते नंदू पसीने में लथपथ हो जाता है। तालाब की हालत देखकर उसका दिल टूट जाता है। वहां सिर्फ काई जमी हुई थी, पानी बहुत कम था। नंदू को पानी गंदा लगता है, पर उसकी मजबूरी थी। वह आस पास नजर दौड़ाता है। तभी उसके पास एक बूढ़ी दादी आती है। अरे बेटा, यह पानी तो बहुत गंदा है। इस पानी से तो बीमारियां फैलेंगी। तुम इस पानी को क्यों भर रहे हो? क्या करूं दादी, पानी की इतनी किल्लत है कि घर में मेरी पत्नी और मेरे बच्चे प्यासे हैं। मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे तो मजबूरी में यही भरना पड़ेगा। नंदू अपने मजबूरी में पानी भर लेता है और घर की ओर चला जाता है। रास्ते में उसे मास्टर श्यामलाल मिलते हैं, गांव के सम्मानित शिक्षक, जिनका दिल बहुत साफ था। वो हमेशा लोगों की भलाई की सोचा करते हैं। इस भीषण गर्मी में भी मास्टर जी लोगों के घर जाकर समझाते हैं कि संयम और स्वच्छता को न छोड़ें। अरे नंदू, कहाँ से आ रहे हो? बहुत परेशान नजर आ रहे हो। नमस्ते मास्टर जी, तालाब से पानी भरने गया था। बेटा, ये पानी बहुत गंदा है, इससे बीमारी पकड़ने का खतरा है। घर पर इसे उबाल कर ही पीना, वरना डायरिया, उल्टी दस्त लग सकते हैं। जी मास्टर जी, मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था। नल सूखा पड़ा हुआ है और कुआं भी सूखा पड़ा है। समस्या तो बहुत विकट हो गई है। प्रशासन भी हाथ खींचे बैठा है। कुछ लोग अपने मुनाफे के लिए पानी बेच रहे हैं। अब भगवान ही हमें बचाएंगे या मार डालेंगे। नंदू जल्दी से अपने घर जाता है और पानी उबालता है। फिर सभी लोग पानी पीते हैं। फिर अगली सुबह नंदू के घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। उसका बेटा भूखा था। माँ, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो ना। भूख के मारे मेरी जान जा रही है। ठीक है बेटा, तुम थोड़ा देर इंतजार कर लो। पापा कुछ खाने की तलाश में जा रहे ही, कुछ ना तो कुछ खाने को लाएंगे ही। मैं और तुम्हारे पापा 2 दिन से पानी पीकर है। अन्न का एक दाना भी हमने नहीं खाया।
नंदू ने तय किया कि चाहे जो हो वह ठाकुर रमेश सिंह जी से मदद मांगने जाएगा। गर्मी और भूख की चिंता ने उसे मजबूर कर दिया। उसने रेखा और राजू को घर पर रहने के लिए कहा और खुद ठाकुर रमेश सिंह जी के घर की ओर निकल पड़ा। कुछ ही देर में नंदू ठाकुर रमेश सिंह जी के घर पहुंच